मौन की चीख। बरसों पुराने उस दिन को आज भी कोई नहीं भूल पाया था, जब छोटे से कस्बे मधुबनपुर की गलियों में एक बच्चा चीखता हुआ दौड़ता फिर रहा था। बारिश की बूंदें सूनी गलियों को भिगो रही थी और वह लगभग 10 साल का दुबला पतला लड़का आरव अपने घर के खुले दरवाजे को बार बार देख रहा था, जैसे कोई लौट आएगा। पर कोई नहीं आया। उसकी माँ सुजाता, जो उसे हमेशा अपने सीने से लगा कर रखती थी, अचानक एक दुर्घटना में चली गई थी। पिता नरेश इस आघात को सह नहीं पाए और शराब के सहारे दिन रात बदहवास रहने लगे। घर के भरपूर चुप्पी थी, जैसे दीवारें भी रो रही हो। आरव के भीतर एक अजीब सा खालीपन था, न बोलने वाला न रोने वाला, बस एक मौन जो धीरे धीरे चीख बनकर उसके तालू में जम गया था। वह स्कूल जाता मगर किसी से बात नहीं करता। टीचर उसे डांटती, आरव बोलते क्यों नहीं, डरते क्यों हो? पर वह सिर्फ गर्दन झुका लेता। उसकी दुनिया में सिर्फ दो लोग बचे थे। पहली दादी कमला देवी, जिनकी उम्र और मजबूरियां दोनों भारी थीं, और दूसरी एक छोटी सी बिल्ली गुड़िया, जो रोज उसके साथ बैठती थी। बहुत बार रात को आरव दहाड़े मारकर रोना चाहता था, पर उसके गले में जैसे आवाज कैद हो चुकी थी। समय आगे बढ़ा। आरव अब 17 साल का किशोर बन चुका था, शांत, समझदार, पर टूटा हुआ। पिता शराब ने छीन लिया, दादी बीमारी ने, और घर ने गरीबी ने। आरव ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वह दिन में चाय की दुकान पर काम करता और शाम को सरकारी स्कूल में पढ़ता। उसके शिक्षक अभिजीत सर ने कई बार उसे पूछा, बेटा तुम इतना चुप क्यों रहते हो? पर आरव ने आज तक वह बात नहीं बताई थी कि वह बहुत बोलना चाहता है, पर बोल नहीं पाता। दर्द ने उसके शब्द निगल लिए थे। एक दिन अभिजीत सर ने कहा, आरव, इंसान का दर्द उसे कमजोर नहीं करता, उसे इंसान बनाता है। बस खुद को मत खो देना। आरव ने उनकी आंखों में वह अपनापन देखा था जो उसने बरसों से किसी में नहीं देखा था। 12वीं कक्षा में एक नई लड़की आई, अनवी, हंसमुख, समझदार, तेज दिमाग वाली। उसने पहली पंक्ति में बैठने वाले उस शांत लड़के पर ध्यान दिया। वह बोलता नहीं था, पर उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिनमें छुपे इतिहास का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। एक दिन उसने कहा, हाय, मैं अनवी, तुम आरव हो ना? आरव ने हल्का सा सिर हिलाया। अनवी हंसी, अरे मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी, बात कर लिया करो ना थोड़ा। आरव कुछ नहीं कहना चाहता था, पर शब्द गले में अटक गए। अनवी ने महसूस किया कि यह लड़का सिर्फ शर्मीला नहीं है, बल्कि टूटा हुआ है। धीरे धीरे वह उसके पास बैठने लगी, अपना टिफिन उसके साथ बांटने लगी, परीक्षा में नोट्स देती। आरव चुपचाप सुनता रहता। वह पहली बार किसी को अपनी चुप्पी की इजाज़त दे रहा था। यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, पर जीवन कभी सरल नहीं होता। बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले उसकी दादी की आखिरी निशानी, वह छोटा सा घर, करीब के गुंडे बलदेव ने कब्जा कर लिया। कहते हैं गरीब का कोई अपना नहीं होता। आरव चाय की दुकान पर काम करता था। वह अकेला क्या करता? बलदेव ने धमकी दी, अगर जुबान खोली तो तुझे भी तेरी दादी के पास भेज दूंगा। आरव फिर से मौन हो गया। बस फर्क इतना था कि इस बार उसका दर्द और गहरा था। उसने स्कूल की छत पर बैठकर अनवी से कहा, मैं शायद पढ़ाई छोड़ दूं। अनवी चौंक गई। क्यों? आरव चुप रहा। बस उसके हाथ कांप रहे थे। अनवी ने उसके हाथ पकड़कर कहा, आरव, तुम्हारा खून जम गया है क्या? कभी तो अपने लिए खड़े हो। पर वह डरा हुआ था, अकेला और टूटा हुआ। शाम ढल रही थी। स्कूल की छत पर हवा ठंडी थी, पर माहौल भारी। आरव की आंखें सूख चुकी थी, जैसे आंसू भी थम गए हों। अनवी उसके सामने खड़ी थी, गुस्से में नहीं, बल्कि दर्द में डूबी हुई। आरव, वह धीरे से बोली, तुम हर बार चुप क्यों हो जाते हो? गलत के सामने चुप रहना गलत का साथ देने जैसा होता है। आरव ने जमीन की तरफ देखा। उसके गले में दर्द की गांठ थी। मैं अकेला हूँ, बस इतना ही कह पाया। अनवी ने उसकी आंखों में देखा, वही पुराना डर, पुरानी चुप्पी और अनगिनत अनसुनी चीखें। अकेला कोई नहीं होता, वह बुदबुदाई।
बस लोगों को भरोसा करना नहीं आता। बरसों में पहली बार किसी ने उसे अकेला नहीं हो कहा था। कुछ दिन बाद आरव परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसी वक्त बलदेव अपनी टोली के साथ चाय की दुकान पर आया। आरव का दिल धड़क गया। ओए लड़के, बलदेव ने उसके कॉलर से पकड़ते हुए कहा, तूने थाने का चक्कर लगाया था? बहुत पर लग गए हैं क्या? आरव कांप गया। उसने कुछ नहीं कहा। चाय वाला रामू घबराकर बोला, बलदेव भाई, बच्चा है, जाने दो। बलदेव ने एक थप्पड़ आरव को मारा। बोलता नहीं है ये। अरे, हम भी बनाकर देंगे इसकी आवाज़। लोग तमाशा देखते रहे। किसी ने रोका नहीं। गरीब के दर्द में लोगों की रुचि सिर्फ देखने भर की होती है, महसूस करने की नहीं। उस दिन पहली बार अनवी ने उसे खून से सना देखा। वह हड्डियों तक कांप गई। आरव, ये कब तक चलेगा? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? उसने पूछा। आरव की आंखें नम थीं। कभी किसी ने सुना ही नहीं। जब बोलने की कोशिश की थी, अनवी के होठ कांपे। अब मैं सुनूंगी, पहले तुम खुद को सुनो। यह वाक्य आरव के भीतर कहीं बहुत गहराई में गूंज गया। अगले दिन अनवी उसे अभिजीत सर के घर ले गई। सर, आरव पर गुंडों का दबाव है, उसका घर भी छीन लिया गया। अनवी ने सब एक साथ कह दिया। अभिजीत सर ने बिना समय लिए कहा, आरव, क्या यह सच है? आरव के गले में फिर वही गांठ। वह बोलना चाहता था पर आवाज नहीं निकली। सर ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। बेटा, डर कितना भी बड़ा हो, सच उससे बड़ा होता है। आरव की आंखों में पहली बार डर के साथ उम्मीद भी थी। सर ने फोन उठाया। एक एनजीओ से संपर्क किया, सत्य की राह फाउंडेशन, जो गरीबों की कानूनी मदद करता था। उन्होंने मामले की जांच शुरू की। बलदेव को भनक लगी। उसके गुंडे स्कूल के बाहर घूमने लगे। अनवी डर गई। आरव, रखवाली हो रही है, मैं भी खतरे में आ सकती हूँ। इस बार आरव रुका नहीं। वह गले से आवाज़ निकालने की कोशिश करता हुआ बोला, मैं तुम्हें नहीं हानि होने दूंगा। अनवी चौंक गई। उसने पहली बार उसकी टूटी आवाज़ सुनी। आरव की आंखें भीग गई। उसने जिंदगी में पहली बार डरकर नहीं, किसी के लिए बोलने की कोशिश की थी। 3 दिन बाद बलदेव ने उसे पकड़ लिया। सुनसान जगह, चारों ओर उसके आदमी और बीच में आरव। बहुत उड़ने लगा है तू, बलदेव ने क्रूर हंसी हंसी। आरव का बदन कांप रहा था, पर अंदर से वह जानता था, आज अगर वो चुप रहा तो सारी जिंदगी चुप रहेगा। उसने पूरी ताकत से कहा, घर मेरा है। आवाज़ कांप रही थी, लेकिन यह उसकी आवाज़ थी और ब्रह्मांड उसी क्षण समझ गया। यह लड़का अब धीरे धीरे जाग रहा है। बलदेव ने उसे जमीन पर पटक दिया। चेहरा खून से लाल हो गया। पसलियों में दर्द उठा, पर उसके होठों पर पहली बार दर्द से बड़ी एक चमक थी। उधर अनवी ने सर और एनजीओ वालों को सब बताया। सब लोग खोजते खोजते उसी पुरानी फैक्ट्री के पास पहुंचे जहां बलदेव अक्सर रहता था। दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे। बलदेव चौंक गया। एनजीओ के साथ थाना प्रभारी भी थे। बलदेव, तू गिरफ्तार है, इंस्पेक्टर गर्जा। बलदेव भागना चाहता था, पर अनवी सबसे आगे खड़ी हो गई। आज नहीं भाग पाएगा। उसकी आंखों में एक तेज था, एक 17 साल की लड़की का हौसला एक गुंडे के आतंक से कहीं बड़ा था। बलदेव गिरफ्तार हो गया। आरव को अस्पताल ले जाया गया। उसके सिर पर पट्टी थी, आंखें बंद थीं, पर होठों पर एक हल्की सी मुस्कान, जैसे उसकी आवाज़ ने पहली बार उसे सुकून दिया हो। अनवी उसके पास बैठी थी, धीरे से बोली, देखा, आवाज़ छोटी हो सकती है, पर इंसाफ उससे बड़ा होता है। आरव ने आंखें खोली। पहली बार वह डर कर नहीं, बल्कि जी कर उसे देख रहा था। अस्पताल के कमरे में हल्की धूप आकर रुक गई थी। आरव धीरे धीरे आंखें खोल रहा था। सिर पर बंधी पट्टियां, बाहों पर नीले निशान और भीतर एक अनकही घुटन। लेकिन इस बार उसकी सांसों में डर से ज़्यादा साहस था। अनवी उसके पास बैठी थी, अपनी कॉपी में कुछ लिखते लिखते बोली, तुम ठीक हो जाओ आरव, हमारे पास बहुत काम है। आरव ने उसकी तरफ देखने की कोशिश की। धुंधली नज़र के बीच वह सिर्फ इतना समझ पाया कि पहली बार कोई उस पर भरोसा कर रहा था।
उधर बलदेव जेल पहुंचा तो उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वह हंसते हुए बोला, मैं बाहर आ जाऊंगा और फिर तुम्हारे उस गूंगे दोस्त को तोड़ दूंगा। लेकिन इस पर कहानी एक तरफा नहीं थी। एनजीओ, अभिजीत सर और अनवी मिलकर सबूत इकट्ठा कर रहे थे। घर के कागजात, बिजली बिल, गवाही, सब कुछ जुटाया जा रहा था। बलदेव के लोगों ने धमकाने की कोशिश भी की, पर इस बार अनवी ने डरने से इनकार कर दिया। एक दिन स्कूल से लौटते समय दो गुंडे उसका पीछा करने लगे। अनवी तेज कदमों से चलती हुई सामुदायिक केंद्र में घुस गई। वहां महिलाएं मौजूद थी। गुंडे भाग गए। अनवी ने सोचा, यह सिर्फ आरव की लड़ाई नहीं है, यह हर कमजोर की आवाज की लड़ाई है। अस्पताल में डॉक्टर उससे हर दिन दो शब्द बोलने को कहते। पहले दिन पानी, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन अनवी। अनवी चौंक पड़ी। होठों पर हल्की मुस्कान और आंखों में चमक लिए उसने कहा, वाह, अब यही हिम्मत कोर्ट में भी दिखानी है। आरव ने कागज पर लिखा, मेरी आवाज डर ने छीनी थी, तुमने लौटाई। अनवी की आंखें भर आई, पर उसने सिर मोड़कर आंसू छुपा लिए। उसके लिए हिम्मत कमजोरी से ज्यादा जरूरी थी। जिला अदालत, उमरिया। चारों तरफ भीड़, पत्रकार, पुलिस। आरव को व्हील चेयर में लाया गया। पैर कांप रहे थे, पर दिल दृढ़ था। जज ने केस शुरू किया। वकील ने कहा, माय लॉर्ड, नाबालिग पर जानलेवा हमला, घर हड़पने की साजिश, धमकी और बरसों से अत्याचार, यह सब बलदेव नाम के व्यक्ति ने किया है। बलदेव के वकील हंसे। माय लॉर्ड, सामने वाला लड़का तो बोल भी नहीं पाता। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। कोर्ट में सन्नाटा। जज ने आरव की तरफ देखा। बेटा, तुम बोलना चाहोगे? कक्ष में अनवी की सांसें तेज हो गई। सबकी नजरें आरव पर थी। आरव की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने माइक पकड़ा, गहरी सांस ली और पहली बार सबके सामने बोला, मेरा घर छीन लिया गया। उसकी आवाज़ धीमी, कटी फटी थी, पर वह सच थी। और कभी कभी सच की आवाज़ परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती, बस बोल देने से समय बदल जाता है। कोर्ट में खुसर फुसर शुरू हो गई। जज ने गंभीर नज़र से बलदेव की तरफ देखा। अनवी की आंखें चमक उठी। उसने कर दिखाया। एनजीओ वाले उठे। उन्होंने पुराने बिजली बिल, पड़ोसियों के बयान और जमीन के मूल कागज पेश किए। एक बूढ़े पड़ोसी ने आकर कहा, माय लॉर्ड, आरव का बाप बहुत ईमानदार आदमी था। हमने अपनी आंखों से देखा है कि इस बलदेव ने कैसे उसे धमकाया। सबूत इतने साफ थे कि बलदेव की हंसी धीरे धीरे गायब होने लगी। बलदेव ने गुस्से में कहा, ये सब झूठ है, मैं निकलते ही देख लूंगा। जज चिल्लाया, कोर्ट में खड़े होकर धमकी दोगे? तुम्हारा अपराध और भी पक्का हो गया। तुम्हारा अपराध और भी पक्का हो गया। सुनवाई के आखिरी दिन जज ने पूछा, आरव, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता था? आरव ने गहरी सांस ली। अपनी कांपती आवाज में कहा, सच बोलने से। जज आगे झुककर बोले, और अब? आरव ने अनवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में विश्वास लौट चुका था। अब नहीं। कोर्ट में पहली बार ताली बजी। जज ने अनुमति दी। ताली देने दे। कभी कभी न्याय सिर्फ कागजों में नहीं होता, लोगों के दिलों में भी होता है। आरोपी बलदेव को गैर कानूनी कब्जा, नाबालिग पर अत्याचार, धमकी, हत्या का प्रयास के अपराध में 10 साल की सख्त सजा दी गई थी। आरव की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, बल्कि मुक्ति के। अनवी ने उसका हाथ पकड़ा। अब तुम आज़ाद हो, अपना घर वापस लेने चलो। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। एनजीओ और पुलिस के साथ वे उस छोटे से घर पहुंचे। दरवाजे पर ताला था। पुलिस ने तोड़ा। धूल, टूटा सामान, पर दीवारें अभी भी घर की खुशबू पहचानती थी। आरव धीरे धीरे अंदर गया। अपनी माँ की पुरानी चूड़ी उठाई।
बाबा की पुरानी किताब को सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। अनवी ने उससे कहा, ये सिर्फ दीवारें नहीं, ये तुम्हारे इतिहास है। तुम्हें इन्हें फिर से घर बनाना है। आरव ने पहली बार साफ साफ बोला, मैं करूँगा। उसकी आवाज़ अब कांप नहीं रही थी। घर लौट आने के बाद भी आरव के हाथ कांपते रहते थे। कमरा वही था, दीवारें वही थी, लेकिन हर चीज यादों की राख जैसी लग रही थी। अनवी ने चारों तरफ देखा, कहीं टूटी सिलाई मशीन, कहीं बचपन की पुरानी कॉपी, तो कहीं उसकी माँ की लाल साड़ी का फटा हुआ टुकड़ा। उसने धीरे से पूछा, डर लग रहा है? आरव ने धीरे से सिर हिलाया। ये घर डर देता है। अनवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कभी कभी वही जगह डराती है जहाँ सबसे ज़्यादा घायल हुए हो, लेकिन यही जगह सबसे पहला मरहम भी बनती है। आरव चुप रहा, पर ये शब्द उसके दिल की गहराई में उतर गए। एनजीओ ने वादा निभाया। अगले हफ्ते कुछ लोग रंग, ब्रश और मरम्मत का सामान लेकर आए। दरवाजे पर नोटिस चिपका, यह घर अब कानूनी रूप से आरव का है। आरव ने उसे देखा। उस दिन उसकी आंखों में पहली बार चमक आई। अनवी बोली, चलो आज हम दीवारें रंगते हैं। रंग के छींटे लगे हाथों से जब आरव दीवारों पर पहला स्ट्रोक लगा रहा था, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो धीरे से बोला, ये नया जीवन जैसा है। अनवी मुस्कुराई, हाँ बिल्कुल नया। दिन बीतते गए। अनवी रोज काम के बाद उसके पास आती, कभी सिखाती कैसे फाइल बनानी है, कभी पढ़ाती कैसे शब्दों को जोड़ना है। एक शाम वो बोली, आरव तुम बहुत समझदार हो, बस डर ने तुम्हें पकड़ रखा था। आरव ने देखा, उसकी आंखों में ईमानदारी थी। सच था, अनवी वह पहली इंसान थी जिसने उसे इंसान समझा था। वह हल्के से बोला, तुम हिम्मत देती हो। अनवी का दिल पिघल गया, लेकिन उसने चेहरा घुमा लिया। हिम्मत तुम में पहले से थी, मैंने तो सिर्फ चाबी दी है। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया था जिसे नाम देना मुश्किल था। दोस्ती और भरोसे का खूबसूरत संगम। पहले लोग आरव को पागल कहते थे, गूंगा समझते थे, बेचारा समझते थे। अब जब वह धीरे धीरे बोलना सीख रहा था, अपनी जमीन पर काम कर रहा था, तो उन्हीं लोगों की आंखें बदलने लगी। किराना दुकान वाला बोला, अरे आरव बेटा, अब पहले जैसा डरपोक नहीं रहा। देखो तो कितना मेहनती लग रहा है। एक बुजुर्ग महिला बोली, बच्चा तो पहले दिन से सीधा साधा था, गलती तो बलदेव की थी। किसी ने कहा, अच्छा हुआ न्याय मिला, नहीं तो बेचारापन हमेशा उसके नाम के साथ चिपक जाता। अनवी यह सब सुनकर मुस्कुराती रही। वह जानती थी ये सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन बुराई इतनी आसानी से नहीं हारती। 3 महीने बाद खबर आई, बलदेव को जेल में दूसरे कैदी से झगड़ा हुआ, जिसमें वह घायल हो गया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसने अपने भांजे के जरिए गांव में संदेश भेजा, मैं वापस आऊंगा। यह बात आरव तक पहुंची। उसके हाथ फिर कांपने लगे, चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अनवी ने तुरंत हाथ पकड़कर कहा, नहीं, इस बार तुम नहीं डरोगे। अब तुम्हारे पास घर है, कानून है और मैं हूँ। आरव की सांसें शांत हो गई। उसने धीरे से कहा, मैं भागूंगा नहीं। अनवी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, यही तो असली जीत है। एक दिन जब एनजीओ की मीटिंग थी, अनवी ने पूछा, आरव तुम्हारा कोई सपना है? वह हिचकिचाया, फिर धीरे धीरे शब्द जोड़कर बोला, बच्चे जो बोल नहीं पाते उन्हें पढ़ाना चाहता हूँ। अनवी हैरान रह गई। तुम इतने बड़े सपने देख रहे हो? आरव ने सिर हिलाया। मैं जैसा था वैसे कई बच्चे हैं, मेरी तरह डरे हुए। अनवी भावुक हो गई। उसने वादा किया, मैं तुम्हारा स्कूल खुलवाऊंगी, हम दोनों मिलकर शुरू करेंगे। आरव की आंखों में आंसू तैर गए, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। कई दिन बाद अनवी के पापा शहर से लौटे। उन्होंने पूछा, तुम रोज कहाँ जाती हो? अनवी ने सच बता दिया। पिता नाराज नहीं हुए, बल्कि बोले, जिस बच्चे को तुमने खड़ा किया
वह कल किसी और को खड़ा करेगा। मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ। माँ ने कहा, अगर तुम्हारी वजह से एक जिंदगी बदल रही है तो यह पुण्य है, गुनाह नहीं। अनवी ने राहत की सांस ली। अब उसके संघर्ष का बोझ आधा हो गया था। अगले महीने गांव के पंचायत भवन में एक छोटा कमरा मिला। इसका नाम रखा गया उम्मीद केंद्र। आरब द्वारा संचालित पहले सिर्फ 3 बच्चे आए। किसी की बोली कमजोर थी, किसी को पढ़ने में दिक्कत थी, किसी को आत्मविश्वास नहीं था। आरब ने उनकी कॉपी उठाई, बोर्ड पर अक्षर लिखे और जितनी मीठी आवाज से हो सकता था कहा, डरो मत, मैं भी ऐसा था। बच्चों ने मुस्कुराकर देखा। उनकी आंखों में डर की जगह भरोसा आया। अनवी बाहर खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी आंखें भर आई। वह सोच रही थी, यही असली जीत है, जब एक टूटा हुआ इंसान किसी और को संभालने की ताकत बन जाए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, दोनों घर के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। अनवी ने धीरे से कहा, आरव, अब तुम बिल्कुल पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम मजबूत हो गए हो। आरव ने उसकी ओर देखा और बहुत धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, तुम साथ थे इसीलिए। अनवी का दिल धड़क उठा। वह चुप रही। कुछ क्षण बाद आरव ने कांपती आवाज में कहा, तुम मेरे जीवन की वजह हो। अनवी की आंखों में चमक तैर गई। वह हल्के से मुस्कुराई, और तुम मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत बदलाव। दोनों कुछ देर चुप रहे, पर इस चुप्पी में हजारों बातें थी, हजारों एहसास थे और एक अनकहा रिश्ता जो शब्दों से नहीं, दिलों से बंध चुका था।